गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्टली हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें असेसमेंट के बारे में आपको बताया था। आज हम करेंगे प्रोग्नोस्टिक एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें निदान और निदानात्मक परीक्षण की बात आती है। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से फर्स्ट एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा फॉर 16 मार्क्स। 16 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे ईच यूनिट, और जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट हमारी दृष्टि से परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न बनता है वो है प्रोग्नोस्टिक एंड द डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या है। मीनिंग एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, इस बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, एम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट की। निदानात्मक परीक्षण क्या है? शैक्षिक निदान से अभिप्राय है किसी भी विशेष या शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनको विशिष्ट तकनीकों या प्रविधियों के माध्यम से दूर करना, उन कठिनाइयों का निदान करना, उनका पता लगाना, और पता लगाने के बाद उनका यथासंभव उन कठिनाइयों को दूर करने के कारणों का निर्धारण करना और फिर उन कारणों को दूर करना। जैसे हम चिकित्सीय परिभाषा में बात करते हैं, कोई भी डॉक्टर किसी रोगी का पहले जो निदान करने के लिए, उस रोग का निवारण करने के लिए पहले उसे कुछ टेस्ट करता है, कुछ विशेष उपकरणों के माध्यम से उसे जांचता है, और जब रोग के कारणों का पता लगता है तब वो उसका डायग्नोस करता है। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, क्योंकि प्रोग्नोस्टिक पर ही डायग्नोस्टिक आधारित होता है। क्योंकि जब हमें किसी रोग के कारणों का पता चलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कहें, जब हमें विद्यार्थी में कुछ विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगेगा, उसकी कुछ कमजोरियों का पता लगेगा कि वो किसी भी विषय को कितना पढ़ रहा है, कितना उसे अधिगम कर रहा है, कितना उसे याद हो रहा है, या कितना उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। जब इसका परीक्षण हो जाएगा तभी हम उसमें आने वाली कठिनाइयाँ या उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण करते हैं। इस प्रकार से अब डॉक्टर के पास तो कुछ उपकरण हैं, चाहे वो थर्मामीटर है, चाहे वो स्टेथोस्कोप है, चाहे वो माइक्रोस्कोप है या सूक्ष्म यंत्र, इस प्रकार के कुछ उसके पास तो ऐसे उपकरण हैं। परंतु अध्यापक के पास इतने कोई बढ़िया उपकरण नहीं हैं। यहाँ तो केवल अध्यापक की अपनी योग्यता काम करती है, वो किस विधि से, किस उपकरण का उपयोग विद्यार्थी की मानसिक स्थिति और उसकी आयु के अनुसार करता है। इस प्रकार से शैक्षिक समाप्ति के बाद जो अनुभूत कठिनाइयों का निदान या उसका संदेह शैक्षिक परीक्षणों की पर्यवेक्षी और अनुदेशात्मक उपभोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करता है। उसी प्रकार से त्रुटियों को सामान्य सर्वेक्षण या परीक्षणों द्वारा प्रकट किया जाता है, परंतु जो विशेष प्रकार की कमियां या कठिनाइयां होती हैं उनका पता लगाना कुछ हद तक उपयुक्त जो चयनित प्रविधियां हैं या नैदानिक जो परीक्षण हैं वो बहुत कम ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी की कमजोरियों का सही तरीके से पता नहीं लगता। वस्तुतः अधिक सही और नैदानिक परीक्षण जैसे बोलने,
सुनने, देखने संबंधी त्रुटियों का पता लगाना या उसके आरंभ द्वारा या आरंभिक प्रयास शैक्षिक परीक्षण परिणामों पर आश्रित या आधारित होते हैं। उसी प्रकार से विश्लेषण के आधार पर निदान करना या निदान की विशिष्ट जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, और परीक्षा परिणामों में नैदानिक जो परीक्षण हैं उनके महत्व पर अब हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विद्यालय अधिगम यानी जो क्लासरूम लर्निंग है या जो विद्यालय शिक्षा है, उसको सफल और सही बनाने के लिए ये नैदानिक जो परीक्षण हैं ये आधार बनते हैं, जिसमें विषयों के मूल रूप से कौशल को पहचाना जाता है तथा अध्यापन में उसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी एक बच्चे को यदि संख्यात्मक योगों का परीक्षण किया जाना है या संख्यात्मक योगों का कौशल उसमें उस स्किल को डेवलप करना है, तो उसे केवल संयोजनों की तुरंत और सही उत्तर देने का जो आदत है वो डालना है, ताकि उसकी उच्च श्रेणी के कौशल को सम्मिलित किया जा सके या उच्च श्रेणी के कौशल में सम्मिलित होते हैं। जैसे उनका प्रावधान है, उनका अवधि को नियंत्रित करना है, या जो हासिल लिए जाते हैं हासिलों को भी एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक ले जाना है। इस प्रकार के जो कार्य हैं वो करवाए जाते हैं। यदि हम इसकी प्रकृति या इसके स्वरूप के बारे में देखते हैं कि निदान की विशिष्ट प्रकृति क्या है, तो निदान मात्र सामान्य प्रकारों का एक सामान्य कथन की अपेक्षा अनिवार्य, सटीक व शुद्ध होना चाहिए। ये मालूम करना पर्याप्त नहीं है कि बच्चा मौन पठन करने में कठिनाई अनुभव करता है या असमर्थ है, या इसमें उसके पूर्व उपचारात्मक कार्यक्रम को आरंभ किया जाए। हमें बच्चे की विशिष्ट जो त्रुटियां हैं, विशेष जो बच्चे में दोष हैं, कमियां हैं, उनके वास्तविक स्वरूप को अवश्य ही प्रकट करना चाहिए। नैदानिक ज्ञान जितना अधिक विशिष्ट होगा, उपचारात्मक सामग्री उतनी ही अधिक सही और आवश्यकता अनुसार होगी। क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि प्रयोग में लाए जाने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी उदाहरण हैं, उनको पुनः प्रयोग करते हुए निदान से यह पाया जाता है कि बच्चा संख्याओं का योग करने में असमर्थ है। तो जब तक नैदानिक प्रक्रिया द्वारा ये पता लगाया जाता है कि वो किस स्थान पर गलती करता है या किस पॉइंट पर आकर वो गलतियां करता है, तब तक शिक्षण और उपचारात्मक प्रयास हैं वो अधिकांश रूप में निरर्थक ही रहेंगे या निरर्थक ही होंगे। कुछ निश्चित क्षेत्रों में अधिक प्रभावी या शिक्षण और उपचारात्मक कार्य नहीं किए जा सके, इसका मुख्य कारण है मूल कौशलों में कोई उपयुक्त जो विश्लेषण है वो नहीं किया गया या नहीं किया जा सकता है। जो परीक्षण परिणामों में निदानात्मक कार्यों का महत्व है, विद्यार्थी की कमियों का पता लगाना, विद्यार्थियों में कुछ जो विद्यमान स्थिति हैं उनका पता लगाना, विद्यार्थी किस बिंदु पर आकर गलतियां करते हैं इसका पता लगाना, एक अध्यापक को सही जानकारी होना कि उसकी जो शिक्षण विधियां हैं वो किस आधार तक या किस सीमा तक सही साबित हो रही हैं, अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में निदान परीक्षाएं का सहयोग लेना, और तर्कसंगत जो विद्यार्थी की कमियां हैं उनमें तर्कसंगत रूप से एक अध्यापक के निर्णय प्रस्तुत करना, अन्य विषयों से संबंधित विद्यार्थी के ज्ञान की जांच करना, और उसी प्रकार से परीक्षण द्वारा ही आंकड़ों को
ध्यानपूर्वक जो विश्लेषण है वो करना भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षाएं हैं ये आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि कक्षा और व्यक्तिगत विद्यार्थी की कठिनाइयों में वास्तविक निदान उनके अनुसार जो उपयोग में लाए गए उपचारात्मक कार्यकलाप शिक्षकों के लिए न केवल महत्वपूर्ण हैं बल्कि आवश्यक भी हैं, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण ही सफलता की बात पर निर्भर करती है कि कितनी परिशुद्धता से, कितने सही तरीके से सही विवरण या उन विशिष्ट कौशलों की पहचान कर ली जाती है जो किसी विषय में सफल उपलब्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से सही और विस्तृत शैक्षिक निदान अंततः शिक्षा के निवारण कार्य में एक कार्यक्रम के विकास का आधार बनता है। उदाहरण के लिए यदि 5वीं कक्षा के किसी भी अधिकांश विद्यार्थी में भिन्न भिन्न खंडों में प्रश्नों और उनके न्यूनतम पदों को हल करने में यदि विद्यार्थी कहीं सफल रहते हैं, अर्थात उन सब बच्चों की कोई कमजोरी सामान्य कमजोरी बनी हुई है, यानी सभी विद्यार्थी उसमें गलतियां करते हैं, तो इस कमी को तुरंत ही ठीक किया जाना चाहिए। इसके पश्चात इस संदर्भ में पहले से दिए गए जो भी अनुदेश और संशोधित किया जाए ताकि आने वाले वर्षों में उन कमजोरी या उन कारणों से बचा जा सके। इस प्रकार इस समय जो भी पता लगाया जाता है उसमें किन्हीं कारणों से गलतियां होती हैं उनका पता लगाना और वो निर्णय ही उसमें आधार बनने चाहिए जो उनकी भविष्य में पुनरावृत्ति को कम करने के लिए उपयोग लाए जा सकें या उनकी पुनरावृत्ति को कम करने के लिए आंकलित किए गए हैं। यानी कहने का भाव है कि यदि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी सामान्य गलती करते हैं तो उसके लिए जो भी कार्यक्रम अपनाया गया है, जो भी विधि उनको हल करने के लिए या उनके तरीके को सही करने के जो प्रविधि चयन की गई है, तो भविष्य में भी इस प्रकार की गलतियां ना हो तो उनका ही पुनरावृत्ति यानी उसका ही दोहराव हो, उसी विधि को अपनाया जाए, सही तरीके से किया जाए। ये था बच्चों प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? यानी जो निदान परीक्षा और निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा से हमारा भाव है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी जो बाल केंद्रित कार्यक्रम हैं उनमें अनेक प्रकार की जो परीक्षाएं का प्रयोग किया जाता है, उसका कारण ही निदानात्मक जो परीक्षण का कारण ही ये होता है कि विद्यार्थी में कितनी कमजोरी है, विद्यार्थी ने कितने गुणों को ग्रहण कर लिया है, इन सब बातों की जानकारी इकट्ठा करना, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करना। इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार डायग्नोस्टिक टेस्ट को परिभाषित किया है, जिसमें गुड्डे के अनुसार उन्होंने निदानात्मक परीक्षण का परिभाषित करते हुए कहा है कि निदानात्मक परीक्षण एक परीक्षा है जो एक सीमित विषय क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि नापकर उनकी दुर्बलता का ज्ञान कराती है, जिससे कि उपचारात्मक कार्यवाही के लिए उपयुक्त आधार प्राप्त हो सके। इसके बाद मेंजिल के शब्दों में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य योग्यता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना नहीं, बल्कि विद्यालय विषयों में कमजोर छात्रों की कठिनाइयों को खोज करना ताकि उनका तत्काल निराकरण किया जा सके, ताकि उन्हें तत्काल या उसी समय उनकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। यानी सरल से शब्दों में हम कह सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण किसी भी व्यक्ति की जांच करने के उपरांत किसी एक या अधिक क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी विशेषताओं और कमियों को अभिव्यक्त करना है, उसकी कमियों और विशेषताओं को दर्शाना है।
इन परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि निदानात्मक जो परीक्षाएं हैं वो सहायता में हमें छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराती हैं। इस प्रकार के परीक्षणों का संबंध विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों से संबंधित होता है, उनके साथ होता है, तथा इस प्रकार के परीक्षणों को कई बार छात्रों में प्रशासित करके या देकर उनकी अनेक प्रकार की कमियों या कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जाता है। लेकिन इसमें ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार के परीक्षणों में केवल प्रशासन करने देने के साथ ही संबंधित समस्याओं का हल नहीं होता, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपचारात्मक जो उपाय हैं वो करने जरूरी होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक उपायों की सफलता का आधार पर ही जो नैदानिक परीक्षाएं हैं उसकी वैधता या उसकी सत्यता निर्धारित होती है। इस प्रकार से कि नैदानिक जो परीक्षाएं हैं, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये विद्यार्थी की कमियों का पता लगाने के बाद उन कमियों को दूर करने का एक कार्यक्रम है। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी निदानात्मक परीक्षाओं के मुख्य एम्स, मुख्य उद्देश्य क्या हैं। अध्ययन प्रक्रिया या अधिगम अनुभव या अधिगम प्रक्रिया में जो अवरोधक तत्वों को ढूंढना, अवरोधक तत्वों से भाव है जो रुकावट बने हुए हैं, उनको ढूंढना तथा उसके अनुमूलन हेतु उपचार के सुझाव प्रदान करना। उन्मूलन से भाव है कि उसको दूर करने के लिए उनके उपचारों को ढूंढना। उसके बाद है किसी भी भाषा के भाषाई तत्वों को अर्जित करने में जो समाहित जो अध्ययन या अध्यापन प्रक्रिया में अध्यापन से संबंधित अनेक पद्धतियों में सुधार हेतु सुझाव देना। उसके बाद है विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों के अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया के अंतर्गत सुधार लाना। किसी विशिष्ट विषय के महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करना या विषयगत विशिष्ट कला को प्राप्त करने में पिछड़े हुए बालकों की पहचान करना और उनमें सुधार करने के लिए सुझाव प्रदान करना। अध्ययन प्रक्रिया में से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी अवरोध हैं, जितने भी बाधक तत्व हैं, उनको खोजना और दूर करने हेतु उपचारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना। जो छात्र परीक्षणों में बार बार असफल हो जाते हैं उसके कारणों को खोजना कि ऐसा क्यों होता है और उनमें कारणों को खोजकर उन कारणों को दूर करने का प्रयत्न करना। नैदानिक परीक्षणों में एक सामान्य उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को अच्छा और प्रभावशाली बनाना है, क्योंकि इसके माध्यम से ही विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के सामने आने वाली कठिनाइयों और अध्यापक और विद्यार्थी की कमियों को दूर करने के उचित अवसर मिल जाते हैं। नैदानिक परीक्षण का एक मुख्य उद्देश्य भाषा तथा अन्य विषयों में जातिगत विशेषताओं या कमियों के आधार पर पाठ्यपुस्तकों या पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना और उन्हें अधिक छात्रोपयोगी बनाना। भाषा तथा अन्य जितने भी विषय हैं उनमें कितनी विशिष्टताएं हैं, यानी उनमें कितने गुण हैं या उनमें कितने दोष हैं, उन कमियों के आधार पर मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन लाना, ताकि जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको अधिक प्रभावशाली और छात्रोपयोगी बनाया जा सके। छात्रों को शुद्ध तथा उचित रूप से
निदान हो जाने के पश्चात ही उन्हें समुचित उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। अतः ये जो शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण है, ये विद्यार्थियों का उपचार करने में एक अध्यापक की, अभिभावकों की पूरी शैक्षिक या शिक्षण प्रक्रिया की मदद करता है। अब उसके बाद विद्यार्थियों के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा। अब इसकी विधियों के बारे में बात करते हैं कि जो निदान की विधियां हैं, निदानात्मक परीक्षण की विधियां क्या हैं। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल डायग्नोस्टिक। आज के इस युग में अनेक प्रकार से निदान किया जाता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, विद्यार्थियों का निरीक्षण करना। निरीक्षण का अर्थ है किसी विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर किसी के कार्यों को देखना, जांचना, परखना, उनको ध्यान में लाना। ये पद्धति बालकों के विकास में अधिक कारगर होती है। ये पद्धति रुचिकर भी है और अध्यापक की ये एक अंतिम पद्धति में से एक मानी जाती है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थी को जांचता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तभी वो निर्धारित करता है कि वो किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में उसमें कमियां आ रही हैं। उसके बाद है उसका संचयी रिकॉर्ड। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड से भी पता चल जाता है कि विद्यार्थी पहले क्या था, अब क्या है और आने वाले समय में इसे किस प्रकार का होना चाहिए, ये कितना आगे तक जा सकता है। उसके बाद है जो घटनावृत्त है। इससे अभिप्राय है कि बालक के जीवन में किसी घटना या स्थिति का वर्णन करने से है बालक के व्यवहार में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो किसी विशिष्ट समय के बीच एकत्रित की गई हैं, बालक के व्यवहार परिवर्तन या उसके जो विकास पर या उसकी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती हैं, उनकी भी जांच की जाती है। इस प्रकार से विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए यथा सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं बनाई जाती हैं तथा छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। रुचि संबंधी जो परीक्षणों के द्वारा भी छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है। यदि बच्चों में कक्षा कार्य में रुचि उत्पन्न नहीं है तो इसके कारण क्या हैं, उनको ढूंढा जाता है और कक्षा कार्य में उनकी रुचि पैदा की जाती है, रुचि उत्पन्न की जाती है। तो इन कमजोरियों तथा अशुद्धियों को से बच्चे को बचाया जा सके। अब इसके हमारे लिए लाभ क्या हैं, यानी इन परीक्षणों के हमारे लिए महत्व क्या है। बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किए जाते हैं? बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाकर उनको दूर करना, कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना और बच्चे को उसकी क्षमताओं और योग्यताओं, रुचियों के अनुसार उचित शिक्षा के लिए प्रेरित करना। बच्चों में वैयक्तिक कठिनाइयों तथा व्यक्तिक रूप से दूर किया जाता है। इससे एक ओर तो बच्चे में व्यक्तिक कठिनाइयाँ दूर होती हैं, दूसरी ओर छात्र रुचिकर पर्यावरण से, जो अरुचिकर पर्यावरण से बच जाते हैं, जिसमें वो सही दिशा में नहीं जाते। छात्र कुसमायोजन से बच जाते हैं। छात्रों के शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक क्षमताओं का विकास या उनकी योग्यताएं विकसित होती हैं और वो व्यक्तिगत रूप से समुचित विकास करते हैं। इस प्रकार से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो बच्चों, आज हमने प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें विद्यार्थी की कमजोरियों का पता लगाना और पता लगाकर उनका डायग्नोज करना, उनको सही ट्रीटमेंट देना, उनको सही उपयोगी विधियों के माध्यम से पढ़ाना,
या ऐसी विधियों का चयन करना, ऐसे यंत्रों का उपयोग करना जिससे कि विद्यार्थी में सुधार हो सके और विद्यार्थी की कमजोरियों को दूर किया जा सके। तो ठीक है बच्चों, आज हमने निदान और निदानात्मक परीक्षण के बारे में पढ़ा। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग की फर्स्ट यूनिट से आपका टॉपिक है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, आज